आधुनिक तकनीक से लैस इन मोबाइल वैनों का आज शुभारंभ किया गया है, हरी झंडी दिखाकर। जहाँ भी कोई घटना घटती है उस घटना की सही साक्ष्यकृत किए जाए, उस दृष्टिकोण से ये मोबाइल फॉरेंसिक वैन जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण डिजास्टर हो रहे हैं और उसमें कई लोगों की डेथ हो रही है, कई शव हमें दूर मिलते हैं। उस समय उनके अपने पास लाने के बाद सही रूप से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। नई टेक्नोलॉजी हमने की है और निश्चित रूप से क्राइम करने वालों को इस फोरेंसिक लैब की जो जाँच घटित करते हैं क्राइम करने वाले, उसकी हमें तुरंत जानकारी प्राप्त है। रहा और आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने वहाँ पे संबोधित भी किया, लेकिन उसको लेकर विपक्ष ने जो है कहीं न कहीं निजी हमला करने की कोशिश की है कि बेटी के एडमिशन। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो तो मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन अगर मैं एक बेटी का दिव्य हिमाचल नीचे का रुकना है, पिता होने के नाते मेरा ये दायित्व भी बनता है कि जब बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सिलेक्ट होती है और वो आगे पढ़ना चाहती है, तो जब उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मेरे साथ आपने चलना और मेरे एडमिशन करनी है, तो मैं उस संदर्भ में उनके साथ गया। वहाँ मैं अपनी पिता का फर्ज कर रहा था, लेकिन मैं जब भी वहाँ समय रहा हिमाचल के हितों की मैं वहाँ बात करता था और चीफ सेक्रेटरी साहब और अन्य अधिकारियों से रोज़ मेरी बात होती रही और मंत्रीगणों से भी मेरी बात होती रही। और निश्चित रूप से एक दायित्व पिता का भी निभाना होता है और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए थी और जितना राजनीतिक इसको अपील देंगे वो अच्छा नहीं है। सर, विपक्ष जो सीमेंट में टैक्स लगाया है उस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता कि विपक्ष किस टैक्स की बात कर रहा है। टैक्स नहीं लगा, 150 करोड़ रुपए ने जीएसटी कंपनसेशन सेस दिया और जून 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जीएसटी कंपनसेशन बंद हो गया। हमारे जीएसटी किससे आता था? उसके बाद हमारे सबसे ज्यादा जीएसटी आता था सीमेंट इंडस्ट्री से। सीमेंट इंडस्ट्री से जो जीएसटी आता था उसमें जो कमी आई है उसमें 25 रुपए की कमी हमने की है, 425 से 25 रुपए है। और जो हम सिविल सप्लाई के द्वारा सीमेंट सप्लाई करते हैं टेंडर के माध्यम से, उसमें भी कमी है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए कि आप ये बताइए कि जो प्रधानमंत्री जी 1500 करोड़ रुपया घोषित करने के गए हैं वो कब तक मिलेंगे? देखिए, जब प्रदेश दर्द से त्राह रहा हो, आपदा से प्रभावित हो, अगर उस समय हमें रिलीफ ना मिले तो उसके बाद अगर आप 1 साल बाद 2 साल बाद दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहिए था कि हम 1500 करोड़ रुपया के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी आगे चले गए और 1500 करोड़ रुपये का अभी तक कोई पता ही नहीं लगा है। तो सर, बीजेपी शासित राज्यों ने भी ये कहा है कि जो जीएसटी से जो नुकसान होगा खासकर छोटे राज्यों को, कंपनसेशन जो है केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। नहीं, देखिए आपकी बात सही है। 8 राज्यों की हमारी मीटिंग हुई थी, इसमें पंजाब भी साथ था और हमने 8 राज्यों में जम्मू कश्मीर भी था, जिसमें राजेश धर्मानी हमारे तकनीकी मिनिस्टर साहब गए थे। उन्होंने कहा था कि जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन ऑफ आप टैक्सेस कर रहे हो 28 से 18 और 5% का, उसका तो हम सारा स्वागत करते हैं, लेकिन जो सेस लगाए जाते हैं डीजल पर, पेट्रोल पर, उसमें राज्य को शेयर नहीं मिलता। उनका कुछ शेयर हमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को और अन्य 8 राज्य जहां विपक्ष है उनको मिलना चाहिए। तो उस मांग को उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में गौर करेंगे, तब देखते हैं उसके बाद क्या। सर, द्वारा जो है कांग्रेस के विधायक को फायदा पहुंचाने को लेकर भी विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। देखिए, केसीसी बैंक की एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना हमारी सरकार ने ओटीएस मांगी है केसीसी बैंक में और ना ही कोई सरकार उसको ओटीएस देती है। ये कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे राज्य कोऑपरेटिव बैंक है या प्रदेश को कोई कोऑपरेटिव बैंक है, उन सब की अप्रूवल इनके नाबार्ड के माध्यम से आरबीआई द्वारा दी जाती है। और बैंकों की भी वन टाइम सेटलमेंट की अप्रूवल जो है, चाहे यूको और नेशनल यूको बैंक है
पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक है, उन सब की OTS की अप्रूवल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के द्वारा दी जाती है। प्रदेश सरकार का इसमें कुछ नहीं लेना होता और ना ही किसी सेटलमेंट को करना होता है। और एक बात मैं बता दूं कि कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में पिछले 7-8 साल से जो चल रहा था, जब मेरे वो ध्यान में बात आई, मैंने उस बैंक के बोर्ड को ही भंग कर दिया और मैंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जनता का पैसा, कई लोग छोटी छोटी चीजों पर 40-40 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं और लोन लेकर वापस नहीं करते हैं। ऐसी जगह दिखा दी जाती है जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपया है और कई जगह जो गरीब किसान है, जिसने किसान लोन लिया हुआ, सेटलमेंट तो उनका होना चाहिए, उसका सेटलमेंट होना चाहिए। तो कई बार ये कहा जाता है कि ये उसको कर दिया। अब जो वन टाइम सेटलमेंट की पॉलिसी में मैंने विधानसभा में भी कहा था, जो आएगा उसको होगा, जो आएगा उसको वन टाइम सेटलमेंट मिलेगा। तो इस प्रकार की बात करना गलत है और मैं ये भी चाहूंगा कि वहाँ जो है ईडी इंक्वायरी कर रही है, तथ्य आपके सामने है। सर, शांडिल साहब के दौरे को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, खासकर नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि शांडिल साहब के दौरे पर इतनी ज्यादा जानकारी एकत्रित की जा रही है। कोई भी दौरा जो है वो मुख्यमंत्री अप्रूव करता है और जब मुख्यमंत्री जी ने उस दौरे को अभी अप्रूव किया ही नहीं कि अभी उन्होंने जाना है कि नहीं जाना है, तो उसको कहना ये गलत बात है। शांडिल साहब को अगर जाना होगा तो उसके लिए वो मुझसे बात करेंगे, मैं यहाँ नहीं हूँ। और ऐसा एक कागज छाप दिया जिसमें उनके बेटे का भी नाम लिखा हुआ, उस बेटे में नीचे किसी के सिग्नेचर नहीं है। मैं सभी सोशल मीडिया वालों और टीवी मीडिया वालों और प्रिंट मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, जब तक किसी के हस्ताक्षरित कागज में चिट्ठी ना साइन ना हो, तब तक आप कोई खबर को ना छापे और वेरीफाई करें। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो ये दौरे होते हैं ये केवल अधिकारियों के लिए नहीं होते हैं। ये दौरे आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये दौरे सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं। अब मैं अपने बेटी को छोड़ने गया तो मैंने एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया, एयर टिकट से लेकर अपना सारा खर्चा मैंने अपने उससे किया। और ये कहना कि ये जो दौरे है सरकार के, ये होते हैं वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के, जैसे जायका का प्रोजेक्ट हो गया, मैं इसलिए जानकारी देना चाहता हूँ, AFD का प्रोजेक्ट हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट हो गया। उस प्रोजेक्ट को में डालते हुए इन बैंकों की कंडीशन है कि एक्सपोजर टूर होगा, तो और सरकार की तरफ से जाने का कोई मकसद नहीं होता है, जो हमारी ट्रेजरियों से एक पैसा नहीं जाता। तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए कि जो ये दौरे होते हैं जिसमें कई MLA भी जाते हैं, जिसमें कई अधिकारी भी जाते हैं, वो एक्सपोजर टूर होते कि जिस बैंक ने हमें लोन दिया था उस देश के बैंक ने, जहाँ जैसे जायका है जापान का है, AFD फ्रांस का है, KFD हमारा जर्मन का है, वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में घूमने को भेजता कि यहाँ ये योजना शुरू हुई, इस योजना को शुरू करके ये चीज का आपको जानकारी हो और इस ढंग से अपने कार्य करना, इसलिए दौरे होते हैं। और यहाँ देखा जाता है कि उन दौरों को सरकार के साथ जोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी दौरा सरकार की ट्रेजरी से जब तक मैं अप्रूव नहीं करता तब तक नहीं होता। और जो दौरे होते हैं जो वर्ल्ड बैंक की होती है उसकी भी अप्रूवल होती है, क्योंकि उनके जो लोन होता है, जैसे हम लोन लेते हैं उसमें उन्होंने उसका 10% एक्सपोजर टूर के लिए होता है, जिसमें अधिकारी जाते हैं। मैंने बोला अधिकारी तो जाते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले नेता लोग भी जाने चाहिए ताकि आपको कोई ऑब्जेक्शन न करे। ये इस प्रकार की बात करना भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि आप राजनीति करिए तो प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए करिए। आपदा प्रभावित परिवारों से मिलने के लिए कितने मंत्री केंद्र सरकार के आए, क्या उनको राहत मिली है? हमारी सरकार सभी आपदा प्रभावित परिवारों को आने वाले समय में राहत देने जा रही है। हमारे पास आर्थिक तंगी है, आर्थिक संसाधन कम है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि आर्थिक तंगी और आर्थिक संसाधन कम करने के बाद भी जिसका घर टूटा है उसे 7 लाख रुपए दिए जाएंगे, और घर के अंदर जो उसके पलंग बर्तन वगैरह भरे हैं उसके 70,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसका आंशिक रूप से घर टूटा है या सिल्ट आ गई है उसको 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख दिया जाएगा। जिसकी भेड़ मरी है, बकरी मरी है, उसको 9,000 रुपया दिया जाएगा। जिसकी गाय मरी है, भैंस मरी है, उसको 55,000 रुपया दिया जाएगा। मैं अभी माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी से बात करके इस दृष्टिकोण से
इसको हम जल्दी अमली जमा कराएंगे। सर आपदा में पर्यटन भी प्रभावित रहा और एचपीडीसी की सैलरी में भी देरी हुई सर, उसके बारे में विचार है? देखिए देखिए चाहे HRTC है चाहे HPTDC है, सभी हमारे सरकारी कर्मचारी है, सभी का ख्याल रखना हमारा दायित्व है। लेकिन मेरे पास जितना धन है उसका मैं सही सदुपयोग करना चाहता हूँ। कोई भी पेंशन वाला है, कोई भी, उसमें थोड़ी डिले हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों रुपया का फायदा हुआ उनकी सरकार के समय, और जिस प्रकार उन्होंने हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटाया, उसका नुकसान है। पर मैं उसको सिस्टम को ठीक कर रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो देरी है, ये 4-5 महीने की बात है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। और मेरी कोशिश है कि उन बेचारों को अगर 5-7 दिन की देरी के बाद पे मिलती है, तो पेंशन मिलती है, तो पेंशन मिले। सर प्राइम मिनिस्टर ने आपने जो सीमेंट वाला विवाद है उसका जिक्र अपने भाषण में किया है। क्या बिहार चुनाव में कुछ इस तरीके से कि फायदा हो इसलिए उसका जिक्र किया गया? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर मैं क्या भाषण पर क्या टिप्पणी करूं। मैं तो ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी वो हाई पे ग्रेड में कहीं ठीक हम करते हैं। तो जो चीज ध्यान में लाई जाती है प्रदेश के हित में करते हैं। हमारी सरकार को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बांधा है, जब से हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, हम पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को यूपीएस में बदलने के लिए भी। हमने उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। और ये भी कहना चाहता हूं मैं कि इसके कारण हमारा जब 2023-24 में बजट प्रस्तुत किया तो 1600 करोड़ रुपया की जो बोरिंग थी वो बंद कर दी गई। यानी कि 3 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, ओपीएस के कारण 4800 करोड़ रुपए के जो एडिशनल बोरिंग भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार को मिलती रही, वो बंद कर दी गई है। हम फिर भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में टस से मस नहीं हो रहे, लेकिन थोड़ी बहुत कई बार नोटिफिकेशंस के मामले में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको भी हम ठीक करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के हित में फैसले कर रही है, और कुछ चेंजिंग आ रही है जिसके कारण कर्मचारी सोच रहे हैं कि उन्हें कहीं प्रमोशन में नुकसान आएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम व्यापक सुधार कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन हो, और जो विश्व की चुनौतियां और विश्व की चुनौतियों का सामना कर सके। इसलिए हम सरकारी स्कूलों में CBSE स्कूल लगा रहे हैं, स्पेशल कैडर बना रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में हम बहुत ज्यादा बदलाव कर रहे हैं। हेल्थ सेक्टर में आपके 40% ऑक्यूपेंसी पर मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, तो आप कैसे हेल्थ का करेंगे? गांव का गरीब किसान, बागवान, मजदूर, कोई भी परिवार का, आम परिवार का आदमी या कोई भी परिवार का आदमी जब हम मेडिकल कॉलेज में जाता है तो इस आशा के साथ जाता है कि मेरा इलाज अच्छा होगा। मैं खुद देख रहा हूँ, और 3 साल से आपकी 20-20 साल पुरानी मशीनों से कहाँ इलाज अच्छा होगा, फिर वो रेफर करवा लेता है PGI के लिए। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए पैसे की जरूरत है। हमने अभी तीनों मेडिकल कॉलेज में MRI 3 टेस्ला जो एम्स में लगी है, उसमें IGMC में, चमियाना में, नेरचौक में, हमीरपुर में, टांडा में लगाने जा रहे हैं, ताकि लोगों को सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर नए CS पर फैसला हो जाएगा सर आज? देखिए, ये फैसला तो होना ही है DGP का, और DGP तो अभी लगाए है ना, कार्य कर रहे हैं। अब कार्य अब टेस्ट होता है ना, जैसे कि उनके कार्य प्रणाली की समीक्षा होनी चाहिए, तो वो सब चीजें होंगी। फैसला तो करना ही है। अब कितने बजे होता है फैसला, आज होता है, कल होता है, ये फैसला